मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभोगृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। श्री तत्वार सूत्र मोक्ष शास्त्री जी ग्रंथ में तृतीय अध्याय में मध्य लोक का वर्णन चल रहा है। कल हमने समझा था आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज मध्य लोक का वर्णन तृतीय अध्याय के 7वें सूत्र से प्रारंभ किए हैं। इसके पहले सूत्र 1 से सूत्र 6 तक अधोलोक का वर्णन किया गया। तो मध्य लोक में सबसे पहले बताया गया कि जम्बूद्वीप, लवण समुद्र आदि अच्छे अच्छे नाम वाले द्वीप और समुद्र हैं मध्य लोक में। और कैसे हैं ये? एक से दूसरा, एक को दूसरा घेरे हुए है, बीचों बीच में जम्बूद्वीप है और उसको घेरे हुए समुद्र है। उसको घेरे हुए तो जम्बूद्वीप थाली की तरह गोल है, फिर लवण समुद्र उसको घेरे हुए चूड़ी की तरह गोल है, फिर आगे आगे सब इसी तरह चूड़ी की तरह गोल हैं। अपने से पहले पहले वाले को घेरे हुए हैं सब तरफ से और दूने दूने विस्तार वाले हैं, अर्थात द्वीप से समुद्र दूना और समुद्र से अगला द्वीप दूना, इस तरह से वलयाकृति है। और बीचों बीच में जम्बूद्वीप है और जम्बूद्वीप का विस्तार 1,00,000 योजन है और जम्बूद्वीप में बीचों बीच में सुदर्शन मेरु है। इस प्रकार से यहाँ तक वर्णन हो गया था। अब जम्बूद्वीप में क्या क्या है ये बात आगे चल रही है। जम्बूद्वीप में जो 1,00,000 योजन विस्तार का जम्बूद्वीप है और 2.5 द्वीप के बारे में भी कल हमने बताया था कि 2.5 द्वीप का विस्तार 45 लाख योजन कैसे होता है। इस जम्बूद्वीप में देवकुरु और उत्तर कुरु ये भोग भूमि है और बीचों बीच में जहाँ सुदर्शन मेरु है वहीं पर उत्तर कुरु भोग भूमि में जम्बू नाम का एक वृक्ष है। जम्बू माने जामुन, तो जामुन का पेड़ है। तो कैसा है वह जामुन का पेड़? वह जामुन का पेड़ वनस्पति कायक नहीं है, वह पृथ्वी कायक है और अनादि निधन है, माने हमेशा से वैसा ही बना हुआ है और हमेशा वैसा ही बना रहेगा। ये अकृत्रिम चीजें कहलाती हैं। अकृत्रिम का मतलब होता है जिसे किसी ने बनाया नहीं है, अनादिकाल से ऐसा ही बना है। तो वह जो जम्बू वृक्ष है, जम्बू माने जामुन, वह है पृथ्वी कायक है, पार्थिव है और ऐसा ही अकृत्रिम रूप से अनादिकाल से बना हुआ है और हमेशा ऐसा ही बना रहेगा। उसकी विशालकाय रचना है, उस पर जम्बू जो वृक्ष है उसकी शाखाओं पर भवन बने हैं, बहुत बड़ा विस्तार है उसका, इस तरह का है और अनादि निधन है। और उस जम्बू वृक्ष के कारण ही यह जो द्वीप है वो जम्बू द्वीप कहलाता है। अब आगे जम्बू द्वीप में 7 क्षेत्र हैं। उन 7 क्षेत्रों के नाम सूत्र नंबर 10 में बताए जा रहे हैं। दोहराएंगे। भरत हेमवत, भरत हेमवत, हरि विदेह, हरि विदेह, रम्यक, रम्यक, हैरण्य बतैरावत, हैरण्य बतैरावत, वर्षाः क्षेत्राणि, वर्षाय क्षेत्राणि। जम्बूद्वीप में ये 7 क्षेत्र हैं। तो इनके नाम इसमें बताए गए हैं 7 क्षेत्रों के, जिसमें हम लोग रहते हैं। ये जम्बूद्वीप का भरत क्षेत्र है और भरत क्षेत्र से, ये भरत क्षेत्र जम्बूद्वीप की दक्षिण दिशा में है और यहाँ से हम दक्षिण से उत्तर की ओर जाएं तो उत्तर की ओर जाएंगे तो जिस क्रम में ये 7 नाम क्षेत्रों के बताए जा रहे हैं इसी क्रम में ये क्षेत्र आएंगे। तो पहला भरत क्षेत्र, फिर हेमवत क्षेत्र, तीसरा हरि क्षेत्र, चौथा विदेह क्षेत्र। विदेह क्षेत्र के 3 इस तरफ हैं दक्षिण तरफ और 3 उस तरफ हैं उत्तर तरफ और बीचों बीच में विदेह क्षेत्र है। तो जो अभी बीचों बीच में सुदर्शन मेरु है ये बता रहे थे और सुदर्शन मेरु के उत्तर में उत्तर कुरु भोग भूमि है, उसमें जम्बू वृक्ष है। तो ये सब इसी में चौथे क्षेत्र में माने विदेह क्षेत्र में है। ये सब बीचों बीच का मतलब बीच में ये विदेह क्षेत्र है। तो विदेह क्षेत्र में ये सारी रचना है। जो सुदर्शन मेरु है वो विदेह क्षेत्र में है बीचों बीच में
और उसी के उत्तर की ओर में जम्बू वृक्ष है, जिसके नाम पे यह जम्बू द्वीप कहलाता है। तो चौथा है विदेश क्षेत्र। इसके बाद अब उस तरफ जाए, माने उत्तर तरफ जाए, तो पांचवा क्षेत्र आएगा रम्यक क्षेत्र, फिर छठवां क्षेत्र आएगा हिरण्यवत क्षेत्र, और सातवां अंतिम आएगा ऐरावत क्षेत्र। वर्षा क्षेत्राणी लिखा है, तो इनको वर्षा, वर्षा माने क्षेत्र होता है, तो वर्षा क्षेत्राणी। अब किस तरह से ये होते हैं, देखो भरत क्षेत्र में हम यहाँ रहते हैं, यहाँ से हम उत्तर की तरफ जाएं, तो उत्तर की तरफ जाएंगे तो पहले एक पर्वत मिलेगा। तो वो पर्वत से विभाग होगा, माने ये क्षेत्र इस तरफ पर्वत के उस तरफ दूसरा क्षेत्र। तो ऐसे 7 क्षेत्रों का विभाग करने के लिए 6 पर्वत हैं। गोला थाली की तरह गोल है जम्बूद्वीप, तो जम्बूद्वीप के 7 भाग करना है। तो 7 भाग करने के लिए बीच में 6 दीवारें बना दी जाएं तो 7 भाग हो जाएंगे। जैसे एक दीवार बना दें तो 2 भाग हो गए, ऐसे ही 6 दीवारें बना दें तो 7 भाग हो जाएंगे। तो ये 6 पर्वत हैं बीच में, उनके कारण से ये 7 क्षेत्र हो जाते हैं। उन 6 पर्वतों के नाम आगे सूत्र नंबर 11 में बताया जा रहा है, दोहराएंगे। तद विभाजना तद विभाजन पूर्वा परायता पूर्वा परायता हिम्बन महाहिम्बन हिम्बन महाहिम्बन निषद नील निषद नील रुक्मी शिखरिणो रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वता है। वर्षधर पर्वता। तद विभाजना माने उन 7 क्षेत्रों का विभाग करने वाले। तद विभाजना, तद का मतलब उन, तो उन जो इसके पहले वर्णन हो गया है, तो पहले वर्णन हो गया 7 क्षेत्रों का, तो उनको विभाजित करने वाले पूर्वा परायता का मतलब पूर्व से पश्चिम तक फैले हुए। देखो ये उत्तर में क्षेत्र है, दक्षिण में हम हैं, उत्तर की तरफ जा रहे हैं। तो ये हमारे सामने हम दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहे हैं, ठीक है, ये सही दिशा है। सामने उत्तर है, हमारा मंदिर है, उत्तर दिशा मुख वेदी है। तो अब इसमें जो ये पर्वत हैं, ये पूर्व से पश्चिम तक फैले हैं। पूर्व से पश्चिम का मतलब जैसे ये हमारा रोड है बीच में, ये पूर्व से पश्चिम है, और हमारा ये घर दक्षिण है, तो दक्षिण से उत्तर की ओर सामने मंदिर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये पर्वत कैसे हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर फैले हैं। इन पर्वतों की विशेषता है, क्या विशेषता है कि ये पर्वत, जैसे हम देखते हैं पर्वत जिस तरह होते हैं कि नीचे बहुत चौड़ा होता है, और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो सकरा होता जाता है, और उसकी एक चोटी आ जाती है, मेरु शिखर आ जाता है। इस तरह के पर्वत नहीं है ये जो 6 पर्वत हैं, ये पर्वत दीवार की तरह हैं। दीवार की तरह से मतलब जितनी चौड़ाई नीचे है जमीन पर, उतनी ही चौड़ाई में बिल्कुल दीवार जैसे ऊपर तक बनी है। इस टाइप के हैं ये पर्वत, ऊपर शिखर और चोटी नुमा इस तरह के नहीं है, और पूर्व से पश्चिम तक फैले हुए हैं। तो पूर्व में लवण समुद्र से मिलते हैं, और यहाँ पश्चिम में लवण समुद्र से मिलते हैं, क्योंकि जम्बूद्वीप गोल है थाली की तरह, और उसको सब तरफ वलयाकार में लवण समुद्र घेरे हुए है। तो ये पर्वत पूर्व से पश्चिम तक, पूर्व में समुद्र से मिला और यहाँ पश्चिम में, मतलब कोई चाहे कि हम यहाँ से उस तरफ चले जाएं तो उसे पर्वत के ऊपर से जाना पड़ेगा, या फिर लवण समुद्र में घुस के फिर पर्वत की जो क्षेत्र है उतनी जगह पार करे तब उस तरफ पहुंचे। ये 2 तरीके हैं, या तो पर्वत के ऊपर से जाए या फिर लवण समुद्र में से जाए। बाकी यहाँ से सीधे चला जाए ऐसा बिल्कुल नहीं है, मतलब जगह बिल्कुल नहीं छोड़ी गई है। वहां समुद्र से मिला है पूर्व में, यहाँ पश्चिम में मिला है समुद्र से, और दीवार की तरह मतलब उस पर चढ़ के भी कोई नहीं जा सकता है, ठीक है। तो ऊपर से विमान वगैरह जो जाते हैं तो वो विमान ऊपर से जाते हैं, या विमान तो समुद्र के ऊपर से भी उड़ सकते हैं, तो उड़ के ही जाया जा सकता है, अन्य कोई तरीका जाने का नहीं है। तो उड़ करके कौन जाते हैं, जिनमें उतनी विमान वगैरह जिनके पास होते हैं, सामर्थ्य होती है, वे उड़ करके जाते हैं।
और ऐसी सामर्थ्य के धारी दो तरह के जीव हैं। एक तो देव हैं और दूसरे विद्याधर हैं। विद्याधर मनुष्य होते हैं, विशेष विद्याओं के स्वामी होते हैं, वो उनके पास उड़ने के लिए विमान होते हैं, विद्याओं के बल से उड़ते हैं। तो वो विद्याधर मनुष्य उड़ करके जा सकते हैं उस पार। और देव तो सर्वत्र जा सकते हैं, सो देवों के लिए कोई बाधा नहीं है। तो देव जाते हैं, सुमेरु पर्वत पे जाते हैं, सुदर्शन मेरु की वंदना करते हैं। ऐसे ही विद्याधर भी जाते हैं, लेकिन विद्याधरों का क्षेत्र सीमित है। सीमित से मतलब जितना मनुष्य लोक है, क्योंकि विद्याधर मनुष्य हैं तो 2.5 द्वीप मनुष्य लोक में ही जा सकते हैं। 2.5 द्वीप के बाहर जो क्षेत्र है वहां वो विद्याधर नहीं जा सकते हैं। और देव तो 2.5 द्वीप के बाहर भी कहीं भी जा सकते हैं। जैसे 8वां नंदीश्वर द्वीप है, तो नंदीश्वर द्वीप में विद्याधर मनुष्य कोई नहीं जा सकते हैं, लेकिन देव जा सकते हैं। तो देव जाते हैं वहां। अष्टानिका जो पर्व आते हैं उसमें 3 बार, अष्टानिका पर्व में नंदीश्वर द्वीप में देव जा करके वंदना। तो इनके नाम बता रहे हैं। तद विभाजना पूर्वा परायता हिमवन पर्वतों के। पहला है हिमवन पर्वत, दूसरा महाहिमवन पर्वत, फिर तीसरा निषद पर्वत, चौथा नील पर्वत, 5वां रुक्मी पर्वत और 6वां शिखरी पर्वत। ये पर्वत है, वर्षधर पर्वत है, वर्षधर कहलाते हैं। ये वर्षधर क्यों कहलाते हैं? देखो, वर्ष माने क्षेत्र और वर्षधर माने पर्वत। तो वर्षधर भी लिखा, पर्वता भी लिखा, तो पर्वतों को वर्षधर संज्ञा है। इसलिए जैसे वहां क्षेत्र भी लिखा और वर्षा भी लिखा, वर्षा क्षेत्राणी ऐसा था 10वें सूत्र में। तो वो वर्ष माने क्षेत्र और वर्षधर माने ये पर्वत जो क्षेत्रों का विभाग करते हैं। इस तरह से ये जो 6 पर्वत हैं, इनके होने से ये 7 क्षेत्र हो गए जम्बूद्वीप के। अब ये जो 6 पर्वत हैं, सूत्र नंबर 12 में इन पर्वतों का रंग बता रहे हैं। ये किस रंग के हैं? सूत्र दोहराएंगे। हेमार्जुन तपनीय, हेमार्जुन तपनीय, वैडूर्य, वैडूर्य, रजत, रजत, हेम मयाह। हेम मयाह। इन 6 पर्वतों के ये रंग हैं। तो हेम, फिर अर्जुन, फिर तपनीय, फिर वैडूर्य, फिर रजत, फिर हेम। पहला भी हेम है और आखिरी भी हेम है। हेम माने होता है सोना, हेम माने सोना। सोना माने सोने के नहीं है, लेकिन रंग उनका जैसे सोने का रंग होता है पीत वर्ण, ऐसे है। और इसके बाद में अर्जुन, अर्जुन माने होता है चांदी। तो यहाँ दूसरा अर्जुन है और उसको वहां लास्ट में हेम के पहले सेकंड लास्ट है रजत। तो रजत माने भी चांदी होता है। अर्थात पहला और आखिरी ये पीत वर्ण के हैं, दूसरा और 5वां ये अर्जुन माने चांदी की तरह सफेद हैं, और तीसरा तपनीय, तपनीय माने तपा हुआ सूर्य। जैसे जब सूर्य तेज होता है ग्रीष्म काल में, तो तीसरा जो निषद पर्वत है वो ऐसे तपे हुए तरुण सूर्य, जवान सूर्य की तरह तपाए हुए सोने के समान। सोना भी जब तपाते हैं तो वैसा ही लाल रंग का हो जाता है। जैसे सूर्य जब तपा हुआ होता है तो वो तपाए हुए सोने के समान रंग वाला है, तीसरा पर्वत। और चौथा वैडूर्य, वैडूर्य मणि कहलाती है। वैडूर्य मणि को नीलमणि भी कहते हैं। तो नीलमणि, उसमें नीली आभा निकलती है। जैसे मोर का गला होता है, मोर के गले में वो नीला, नील रंग का होता है। नीलकंठ पक्षी भी होता है इस तरह से। तो वो चौथा पर्वत उसी तरह का नीला है। इस तरह ये 6 पर्वतों के रंग बताए गए हैं सूत्र नंबर 12 में। और विशेषता बताई गई इन पर्वतों की। कैसे हैं ये पर्वत? सूत्र नंबर 13 में दोहराएंगे। मणि विचित्र पार्श्वा, मणि विचित्र पार्श्वा, उपरि मूले च, उपरि मूले च, तुल्य विस्तारा है। तुल्य विस्तारा। अभी जो बात हमने आपको बताई थी
कि पर्वत जैसे होते हैं, तो ये पर्वत कैसे हैं? ऊपरी मूले चा तुल्य विस्तारा, माने मूल माने नीचे जमीन पर जड़ में, और ऊपरी माने ऊपर, जितना इनका विस्तार है, ऊंचाई, तो जितनी चौड़ाई नीचे है उतनी ही चौड़ाई ऊपर है। मतलब जैसे हम दीवार बनाते हैं, मोटी दीवार होती है, तो वो बिल्कुल उतनी ही ऊंचाई, जितना ऊंचाई दीवार बनना है, तो एक ही चौड़ाई में उतने ही विस्तार की बनाते जाते हैं, ऊपर तक नीचे से शुरू करके, उस तरह के हैं। तो ऊपरी मूलेचा तुल्य विस्तारा। और मणि विचित्र पार्श्वा, पार्श्व माने ऐसे दाएं बाएं बगलों में, मणि विचित्र माने नाना प्रकार की मणियां उसमें जड़ित हैं, खचित हैं। जैसे मणि रत्न होते हैं ना, हीरे मोती मणि, ऐसे। तो उन पर्वतों में पार्श्व भाग में, माने इस तरफ और उस तरफ, दोनों तरफ नाना प्रकार की, विचित्र माने अनेक प्रकार की मणियां लगी हुई हैं, खचित हैं। खचित माने बीच बीच में मणि लगी हैं, सो उनकी आभा बिखरती रहती है। इस तरह के वो पर्वत हैं। अब सूत्र नंबर 14 में बता रहे हैं कि इन पर्वतों के ऊपर, इन्हीं देखो 6 पर्वतों का ही वर्णन चल रहा है अभी। जो 6 पर्वत हैं जिनसे भरत क्षेत्र के, जम्बूद्वीप के 7 क्षेत्र हो गए, तो इन 6 पर्वतों का वर्णन, पहले इनके रंग बता दिए, अब इनका तुल्य विस्तार है, और नाना प्रकार की मणियां उसमें जड़ी हुई हैं, खचित हैं, ये बता दिया। अब इन पर्वतों के ऊपर, हर पर्वत पे एक तालाब है, तो 6 पर्वतों पे 6 तालाब हैं, तो उन तालाबों के नाम बता रहे हैं। जब हम सुबह अभिषेक करते हैं, तो जल की शुद्धि के लिए इन तालाबों का और नदियों का नाम लेते हैं, माने इनके जल से हम अभिषेक कर रहे हैं, शुद्ध जल है। तो इन तालाबों के नाम सूत्र दोहराएंगे। पद्म महापद्म, पद्म महापद्म, तिगिंच केसरी, तिगिंच केसरी, महापुंडरीक, महापुंडरी, पुंडरीका, पुंडरीका, हृदास तेसामुपरी। हृदास तेसामुपरी। हृदा माने होता है तालाब या सरोवर, हृद, हृद। और तेसाम उपरी माने उनके ऊपर, उनके ऊपर माने जिनका वर्णन चल रहा है। इनका वर्णन चल रहा है, 6 पर्वतों का चल रहा है, तो उनके ऊपर माने उन 6 पर्वतों के ऊपर जितनी ऊंचाई पर्वत की है, वहां फिर ऊंचाई में ऊपर पहुंच गए तो समतल भाग आ गया। तो ये पर्वत ऐसे दीवार जैसे तो बोल रहे हैं इसलिए कि जितना नीचे उतना ही ऊपर है, लेकिन बहुत कम नहीं है, बहुत अधिक चौड़ाई है। अभी उसका वर्णन हम बताएंगे आगे, तो आप समझेंगे। और ये तालाब बने हैं, तालाब कितने लंबे चौड़े हैं, ये वर्णन जब सुनेंगे तो उन पर्वतों की लंबाई चौड़ाई समझ में आ जाएगी। अभी इन तालाबों के नाम समझ लें। पहले पर्वत के ऊपर पद्म सरोवर है, सरोवर कहो या तालाब कहो एक ही बात है, और यहाँ संस्कृत में हृद, हृद, ठीक है, हृद। तो पहला पर्वत है हिमवन, तो हिमवन पर्वत के ऊपर पद्म सरोवर है। दूसरा पर्वत है महाहिमवन, तो दूसरे पर्वत के ऊपर महापद्म सरोवर है। ऐसे ही निषद पर्वत तीसरा, उसके ऊपर तिगिंच सरोवर है। ये सरोवरों के नाम हैं। फिर चौथा नील पर्वत है, तो नील पर्वत के ऊपर केसरी नाम का सरोवर है। और पांचवा रुक्मी पर्वत है, रुक्मी पर्वत के ऊपर महापुंडरीक नाम का सरोवर है। और अंतिम शिखरी पर्वत है, तो शिखरी पर्वत के ऊपर पुंडरीक नाम का सरोवर है। इस तरह से ये हर पर्वत के ऊपर एक एक तालाब बने हुए हैं। ये सारी रचना अकृत्रिम है, इन्हें बनाई नहीं है। जितना हो रहा है, ये सारे पर्वतों के ऊपर सरोवर, पर्वतों में मणियां लगी हुई हैं, तो कोई वहां लगा के आया हो ऐसा नहीं है। हमेशा से वैसी ही लगी हैं और हमेशा वैसी ही लगी रहेंगी। हमेशा से ऐसे ही बने हैं पर्वत, हमेशा से वो सरोवर बने हैं और ऐसे ही बने रहेंगे। कभी भी इनका विनाश नहीं होगा। अकृत्रिम चीजें ऐसी होती हैं। जो कृत्रिम होती हैं, कृत्रिम माने जो किसी ने बनाई हैं,
उनका एक समय विनाश भी हो जाता है, लेकिन अकृत्रिम चीजें हमेशा बनी रहती हैं। अब आगे सूत्र नंबर 15 में इन तालाबों का विस्तार बता रहे हैं। ये जो तालाब हैं, तो इनमें से पहले जो पहला तालाब है, पहला तालाब कौन सा है? पद्म सरोवर। पहले हिमवन पर्वत के ऊपर पद्म सरोवर है, उसका विस्तार कितना है, लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ये बता रहे हैं। तो सूत्र 15 दोहराएंगे। प्रथमो योजन प्रथमो योजन सहस्राया सहस्राया मस्तदर्ध मस्तदर्ध विष्कंभो हृदय। विस्कंभो हृदय। प्रथमो, प्रथम माने पहला सरोवर, योजन सहस्रायाम माने 1000 योजन, आयाम माने होता है लंबाई, सहस्र आयाम आयाम, और तद अर्ध विष्कंभो, विष्कंभ माने होता है चौड़ाई, तो तद अर्ध माने उससे आधी चौड़ाई, तो 1000 का आधा कितना हो गया? 500। तो ये जो लंबाई है, लंबाई का मतलब पूर्व से पश्चिम तक, ये पूर्व से पश्चिम तक फैले हैं पर्वत, और इसी तरह से वो सरोवर हैं, तो सरोवरों की लंबाई भी पूर्व से पश्चिम है, और चौड़ाई, अब देखो ये चौड़ाई 500 योजन है, तो इससे समझ में आ जाएगा कि वो पर्वत कितना चौड़ा है, जिसके ऊपर चौड़ाई में 500 योजन चौड़ा सरोवर बना है, तो वो पर्वत बहुत ज्यादा चौड़ाई उसकी है। ये बात समझ में आ जाती है। आगे ये बात आएगी कितनी चौड़ाई है, तो वहां हम बताएंगे आपको। अभी पहले सरोवर की गहराई बता रहे हैं। सूत्र नंबर 16, 10 योजना बगा है, 10 योजना वगाह। अर्थात पद्म सरोवर की गहराई 10 योजन है। अवगाह माने गहराई होता है, तो पद्म सरोवर 10 योजन गहरा है। देखो पद्म सरोवर की ही अभी बात चल रही है, पहले सरोवर की। अब पहले क्या बताए? 7 क्षेत्रों के नाम बताए, फिर उनको विभाग करने वाले 6 पर्वतों के नाम बताए, उन पर्वतों का रंग बताए, उन पर्वतों की ऊपर नीचे तुल्य विस्तार है और मणि विचित्र लगी हुई है, ये बताए। फिर उनके ऊपर 6 सरोवर हैं, तो 6 सरोवर के नाम बताए। फिर उनमें से पहले सरोवर की लंबाई चौड़ाई बताए, पहले सरोवर की गहराई बताए। अब उस पहले सरोवर में क्या है, मतलब पानी तो भरा हुआ है, सरोवर तालाब माने पानी, तो पानी तो भरा हुआ है, पानी के साथ में उसमें और क्या है, ये बता रहे हैं। तो सूत्र नंबर 17, तन मध्य योजनम पुष्करम, तन मध्ये योजनम पुष्करम। उस सरोवर के बीच में एक कमल है, वो कमल कितना है? योजनम, योजन माने 1 योजन लंबा, 1 योजन लंबा कमल है। तो वो कमल कैसा है? जैसे जम्बू वृक्ष हमने बताया आपको कि वह वनस्पति काय का नहीं है, ऐसे ही ये कमल भी वनस्पति काय का नहीं है, ये कमल पृथ्वी काय का है। जैसे हम सीमेंट वगैरह से जो रचना कर देते हैं, ऐसा कमल का आकार बना दें, या शहरों में आजकल वृक्ष तो होते नहीं है वनस्पति काय, तो वहां कहीं कहीं पर बगीचे वगैरह में ऐसे सीमेंट और आरसीसी से वृक्ष जैसे आकार बना देते हैं। तो वो तो बनाए हुए कृत्रिम है, कुछ समय में मिट जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, लेकिन ये जो बना हुआ है ये भी पृथ्वी काय का है, और हमेशा से ऐसा ही बना हुआ है, और हमेशा ऐसा ही बना रहेगा, कभी विनाश भी नहीं होगा। तो उस सरोवर के मध्य में 1 योजन विस्तार वाला पुष्कर, पुष्कर माने होता है कमल, पुष्कर है, कमल है। अब 1 योजन विस्तार का है, तो उस कमलाकार पृथ्वी है, वो एक प्रकार से आकार उसका कमल जैसा है। उसमें बीच में 2 कोस की कर्णिका है, कमल में बीच में जो कर्णिका रहती है ना, वो कर्णिका वो 2 कोस की है, और उस कर्णिका के चारों ओर 1-1 कोस की पंखुड़ियां हैं। 1 कोस का मतलब होता है 2 मील, 2 मील का मतलब होता है करीब 3.25 किलोमीटर। इतनी इतनी पंखुड़ी हैं कमल की, ठीक है। 1 योजन 8 मील होता है, 1 योजन का मतलब 8 माइल।
ठीक है, तो इस तरह से कमल है। अब ये पहले सरोवर का वर्णन पूरा हो गया। अब आगे आगे के सरोवरों में क्या क्या कैसी व्यवस्था है वो सूत्र नंबर 18 में बता रहे हैं। तद द्विगुण द्विगुणा तद्द्विगुण द्विगुणा हृदाः हृदाः पुष्कराणि च। पुष्कराणि च। अब देखो पहले का तो बता दिया, पहला सरोवर और पहला कमल, मतलब उस सरोवर में कमल है। अब आगे के दूसरे सरोवर में, तीसरे सरोवर में, ऐसे 6 पर्वतों पे सभी पे सरोवर हैं और सबके बीच में कमल हैं। तो वो कितने बड़े बड़े हैं सरोवर और कमल, ये बात यहाँ बता रहे हैं। तो तद द्विगुण द्विगुणा हृदा माने दूने दूने विस्तार वाले हृद, हृद माने वही सरोवर हैं। और पुष्कराणी चा, पुष्कर भी, पुष्कर माने कमल, कमल भी दूने दूने परिमाण वाले हैं। आगे आगे के सरोवर, पहले सरोवर से दूना, दूसरा दूसरे सरोवर से दूना, तीसरा, ऐसे इसी तरह से पहले कमल से दूना, दूसरे उसका सरोवर वाला कमल उससे दूना, तीसरे सरोवर वाला कमल, इस तरह के हैं। अब इन 6 सरोवरों में जो कमल बने हैं उन कमलों पर देवियों के निवास बने हैं, आवास बने हैं। इतने बड़े बड़े मीलों लंबी पंखुड़ियां हैं, तो उस पे आवास बने हैं, घर बने हैं, महल बने हैं और उन महलों में देवियां रहती हैं। तो उन देवियों के नाम यहाँ बताए जा रहे हैं सूत्र नंबर 19 में। दोहराएंगे। तन्निवासिन्यो देव्या तन्निवासिन्यो देव्या श्री हिरी श्री हिरी धृति कीर्ति धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्या बुद्धि लक्ष्म्या पल्योपम स्थितया कल्योपम स्थितया ससामानिक परिषत्काः। ससामानिक परिसत्काः। यहाँ पर 6 देवियों के नाम बताए। तन्निवासिन्यों में निवास करने वाली देवियां, ये 6 देवियों के नाम बताए हैं और उनकी आयु बताई है। पल्योपम स्थितिया माने पल्य की उनकी आयु होती है। और ससामानिक परिषद का माने सामानिक और पारिषद जाति के देव, माने ये 2 प्रकार के देव रहते हैं वहां। और ये 6 प्रकार की देवियां। तो एक सरोवर के कमल पे पहले पे श्री देवी, दूसरे पे हिरी देवी, तीसरे सरोवर के कमल पे धृति देवी, चौथे पे कीर्ति देवी, 5वें पे बुद्धि देवी और 6वें पे लक्ष्मी देवी। इस तरह से श्री देवी, हिरी देवी ये नाम है इनके। धृति देवी, कीर्ति देवी, बुद्धि देवी, लक्ष्मी देवी और इनके साथ में सामानिक और पारिषद जाति के देव रहते हैं और इनकी आयु पल्य की आयु होती है। इस तरह से हर सरोवर में कमल हैं, कमल पे देवियों के निवास बने हैं और उनमें इस तरह ये देवियां रहती हैं। इस तरह से सरोवर का वर्णन यहाँ पर पूरा हो गया। अब इन सरोवरों से नदियां निकली हैं, तो उन नदियों का वर्णन आगे चलेगा। हर सरोवर से पहले और आखिरी सरोवर से 3 नदियां निकली हैं और बीच के 4 सरोवरों से 2 नदियां निकली हैं। इस तरह 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, 8 और 6 14, ऐसी 14 नदियों के नाम आगे सूत्र नंबर 20 में बताए जा रहे हैं। तो अभी समय हो गया है, तो आगे हम इन नदियों के नाम लेंगे। अभी आप अपना कल का पाठ सुना दें और अपने कोई प्रश्न जिज्ञासा है उनका समाधान करें।